ये कहानी है राजस्थान की, जहां नंदिनी की शादी कुंवर वीर प्रताप के साथ हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। नंदिनी एक गरीब घर से थी और उसे घर गृहस्थी संभालना खूब अच्छे से आता था। परिवार में उसकी सास कल्याणी देवी और छोटा देवर देव रहा करता था। देव महज 8 साल का था तब नंदिनी शादी करके आई थी और देव को नंदिनी से बहुत लगाव था। वो अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि नाम से बुलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह देव नंदिनी को आवाज देता है। अरे नंदिनी, कहाँ मर गई तू? मैंने तुझे कब से नहीं देखा। जल्दी आना नंदिनी, और मुझे भूख भी लगी है, खाऊंगा तो तेरे हाथ से ही। तभी वहाँ नंदिनी आती है और कहती है, अरे बाबा आ गई, बस आपके लिए मैगी बना रही थी। सुबह से काम में लगी हुई थी, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। और चलो मैं आपको भी खिला देती हूँ, आप उसके बाद ना मुझे बहुत सारा काम करना है। अरे नंदिनी, तुम कितना सारा काम करती हो। कभी खाना बनाती हो, कभी बर्तन धोती हो, कभी झाड़ू लगाती हो, कभी पोछा लगाती हो। आराम कब करोगी तुम? अरे मैं आपको खाना खिला दूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो मेरी। कैसे चिंता ना करूँ मैं? तुझे पता तो है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आराम कर लूंगी। अभी ये मैगी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ पर नंदिनी की सास कल्याणी आती है और कल्याणी कहती है, अरे बेटा, ये तेरी भाभी है, कम से कम इसे भाभी कहकर बुलाया कर। नाम लेता है तू अभी से इसका, और आसपास के लोग कहते हैं कि हमने तुझे कोई संस्कार ही नहीं सिखाया। अरे ये भाभी है और भाभी का नाम नहीं लेते। जो उम्र में हमसे बड़ा होता है ना बेटा, उनका नाम नहीं लेते, इसीलिए इसको भाभी माँ या फिर भाभी कहकर बुलाया कर। ये मेरी भाभी नहीं है, ये तो मेरी बिंदनी है, बिंदनी। नंदिनी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे नंदिनी बहुत अच्छी लगती है। जब नंदिनी घर पर नहीं होती है या फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ तब मुझे नंदिनी की बहुत याद आती है। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब नंदिनी से शादी करूंगा। ख्याल तो आप भी मेरा बहुत रखते हो देवर जी, और वैसे भी मेरी तो शादी हो चुकी है। जब तक आप मुझसे शादी के लिए तैयार होगे तब तक तो मैं आपसे काफी ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी। मुझे तो बस मेरी नंदिनी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए मुझे। सच में बड़ा ही नादान बच्चा है तू। खैर, बच्चों को कोई कितना ही समझा सकता है तो बच्चा, बोलेगा तो बच्चा बुद्धि वाली बात ही ना। छोड़ ये सब। नंदिनी मेरे साथ ऊपर चल, अचार सूखने के लिए रखे थे, उनको डब्बे में भर के रखना है। अच्छा जी ठीक है, मैं आती हूँ अभी। नंदिनी का पति वीर प्रताप परिवार से बहुत ही ज्यादा लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था। वो आए दिन किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही करता था। ऐसे ही एक दिन वीर प्रताप लड़ाई झगड़ा करके रात को घर आता है। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और वो चोट देखकर नंदिनी उससे कहती है, ये सब क्या है? शरीर पर इतनी सारी चोट के निशान और इतना सारा खून निकल रहा है। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो। इन सब में क्या रखा है? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरा नाम वीर प्रताप ठाकुर है ना, किसी के आगे नहीं झुकता। जो मुझसे बहस करेगा उसको मैं ऐसी तरह से मारूंगा, और चाहे बदले में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कम से कम अपने बारे में नहीं तो माँ जी और अपने छोटे भाई और मेरे बारे में तो सोच लिया करो। इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं रखा। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? घर के बड़े तो आप हो। देख, तुझे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे सोने दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नंदिनी के मन में अब वीर प्रताप के लिए डर सा समा जाता है। वीर प्रताप ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहा करता था। जब वीर प्रताप घर आता था तब भी नंदिनी को सुकून मिलता था। ऐसे ही एक रात वीर प्रताप घर नहीं आता। ये देखकर नंदिनी को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है और वो इस बारे में अपनी सास को बताती है। माँ जी, वो अभी तक घर वापस नहीं आया। रात के करीबन 3 बज गए, वरना नॉर्मली तो वो घर पर आ जाते थे। मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बहू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, आ जाएगा वो। दोनों सास बहू एक दूसरे को दिलासा देती हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक वीर प्रताप का कोई पता नहीं था। इसी तरह से नंदिनी पुलिस में जाकर प्रताप की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस अपनी छानबीन करना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि प्रताप का मर्डर हो गया है। ये खबर सुनकर दोनों सास बहू के सर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है।
यूं ही 6 महीने गुजर जाते हैं। अब नंदिनी के माँ बाप अब नंदिनी की दूसरी शादी करवाने के लिए उसकी सास से बात करते हैं। बहन जी, आपको तो पता ही है कि हमारी नंदिनी अभी 25 से 26 साल की ही है और इस उम्र में वो विधवा हो गई है। अभी तो उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अकेले की जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है और आप तो जानती ही हैं, तो लोग उसे बहुत अजीबो गरीब नजरों से देखने लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंदिनी को इन सारे दौर से गुजरना पड़े। मैं चाहती हूँ कि नंदिनी की शादी करवा देते हैं हम लोग, फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी और वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। बात तो ठीक है बहन जी, चलिए इस बारे में नंदिनी से बात करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा फैसला लेती है। नंदिनी की सास उससे दूसरी शादी करने के बारे में बात करती है। कहीं ना कहीं नंदिनी भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब सभी लोग मिलकर नंदिनी के लिए एक नया रिश्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। जो भी बात देव को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और गुमसुम हो जाता है। उसकी हालत देखकर नंदिनी उससे कहती है, क्या हो गया देव, तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है? अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ अधूरी हो गई है। तुम्हें तो पता है ना नंदिनी, अगर तुम ना रहो तो मैं खाना ही नहीं खाता हूँ, तुम ना रहो तो मुझे नींद भी नहीं आती, और तुम ना रहो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं रह पाऊंगा नंदिनी तुम्हारे बिना। तो मैं भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, लेकिन क्या करूं, ये समाज एक विधवा औरत को जीने नहीं देना चाहती। मुझे दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। तुम मुझसे कर लो ना शादी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं पैसे कमाने लगूंगा, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिलहाल जब तक मैं छोटा हूँ तब तक तुम मेरा ख्याल रखो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कर लूंगी तुमसे शादी। फिलहाल के लिए खाना खाओ और सो जाओ। नंदिनी की सास उसकी सारी बातें सुन रही थी और एक दिन नंदिनी की सास उससे कहती है, बेटा नंदिनी, मैं जानती हूँ कि अब जो मैं बोलने वाली हूँ शायद वो सुनकर तुझे अच्छा ना लगे। सच बताऊं बेटा, तो तू भी मेरे घर की सदस्य है और तेरे बिना ना मेरा भी मन नहीं लगेगा। तू मेरे बेटे से शादी कर लेना। मैं जानती हूँ कि तेरा देवर अभी छोटा है, लेकिन तुझे भी पता है कि देव को तेरी आदत हो चुकी है। वो तेरे बिना नहीं रह पाएगा। वो तुझसे बहुत प्यार करता है और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज स्वीकार करने में तुझे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मेरी बात तू मान ले और देव से शादी कर ले। नंदिनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए शादी करने के लिए हाँ कर देती है और उसका खूब ख्याल रखती है। आसपास के सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं। ये सब कहते हैं कि दुल्हन बड़ी और दूल्हा बच्चा, लेकिन नंदिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर गृहस्थी में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। राज अपनी माँ कल्पना के साथ रहा करता था। राज और उसकी माँ बहुत गरीब थे, पर फिर भी राज अपनी माँ की सभी जरूरतों को पूरा किया करता था। राज की उम्र हो चुकी थी, पर अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी, जिस वजह से कल्पना अक्सर सोच में डूबी रहती है। ऐसे ही एक दिन, माँ बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो, पेट में बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। राज अपनी माँ से खाना मांगता है, पर कल्पना का ध्यान कहीं और ही होता है, जिस वजह से वो राज की एक नहीं सुनती और अपने ख्यालों में खोई रहती है। अपनी माँ को परेशान देखकर राज अपनी माँ से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। माँ क्या हुआ, तुम किस ख्यालों में डूबी हुई हो? अरे बेटा, तू कब आया? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा तुझे भूख लगी होगी ना, मैं अभी तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ। माँ बात को घुमाने की कोशिश मत करो और बताओ मुझे आप कौन से ख्यालों में डूबी हुई थी? आखिर आपको कौन सी चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है? एक माँ को क्या ही फिक्र हो सकती है बेटा। मेरा बेटा जवान हो चुका है और तेरी उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और तेरी शादी नहीं हो पा रही। मैं अपनी बहू के हाथों का खाना कब खाऊंगी? माँ अगर भगवान ने मेरी जोड़ी बनाई होगी तो मेरी शादी हो जाएगी जब मेरा लग्न होगा। इसलिए आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। इसलिए अब आप फिक्र करना छोड़ दो। इस तरह से राज अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करता है। दोनों माँ बेटे बैठकर खाना खाते हैं। अब समय यूं ही बीतता जाता है। ऐसे ही एक रात राज काम से घर आ रहा होता है, तभी उसकी टक्कर नेहा नाम की एक लड़की से होती है, जो उससे मदद मांगती है। प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। क्या तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े? पर क्यों? मैं आपको
सब बता दूंगी। बस बस मेरी इन गुंडों से जान बचा लीजिए। ओह, तो ये इस लड़के से मदद मांग रही है। देगी रो, यहाँ से चला जा वरना आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सब कौन हो और तुम्हें शर्म नहीं आती एक मासूम लड़की को छेड़ते हुए? मेरे होते हुए तुम में से कोई भी इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा बेटा, तो अब तू रोकेगा हमें? हाँ, इतना बोलकर गुंडे राज पर हमला करते हैं, पर राज अकेले ही सभी गुंडों से निपट लेता है। अब सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद राज नेहा को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। फिक्र मत करो, ये मेरा घर है और ये मेरी माँ है। आज रात तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, कल सुबह अपने घर चली जाना। अभी बहुत रात हो चुकी है। बेटा ये लड़की कौन है और तू इसे यहाँ क्यों लेके आया है? माँ, मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है, पर इसके पीछे कुछ गुंडे बड़े थे। इसने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। वैसे तुम हो कौन और वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ और एक आश्रम में रहा करती थी, पर आश्रम वालों ने मुझे अपने आश्रम से निकाल दिया और जब मैं आश्रम से निकल रही थी तो ये कुछ गुंडे मेरे पीछे लग गए। पर बेटी तुम्हारे आश्रम वालों ने तुम्हें आश्रम से बाहर क्यों निकाला? मैं बाहर काम करती थी पर आश्रम वालों को ये बात पता नहीं थी और जब मुझे सैलरी मिली तो मैंने अपनी सैलरी छुपा कर रखी ताकि किसी को पता न चल सके। पर मेरे आश्रम की एक लड़की है जो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। उसने वो सारे पैसे आश्रम के मालिक को दे दिए और मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने आश्रम से पैसे चोरी किए। इसलिए आश्रम वालों ने मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया। पर तुम अपने पैसे सबसे छुपाकर क्यों रखती थी? सबको बता क्यों नहीं दिया तुमने कि तुम नौकरी करती हो? मैं अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रही थी। मुझे अपना घर बसाना था, अपना परिवार बनाना था, पर हमारे आश्रम की कोई लड़की शादी नहीं कर सकती। वो आश्रम में ही रहकर आश्रम वालों का ख्याल रख सकती है। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। नेहा की दुख भरी कहानी सुनकर कल्पना को भी उससे सहानुभूति होती है और उसे अपने ही घर में रहने की इजाजत दे देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक कुंवारी लड़की को राज के घर में देख अब आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। देख बेटा, तेरी शादी नहीं हुई है और ये लड़की भी कुंवारी है, इसे भी अपना घर बसाना है। अब लोग बातें बनाने लगे हैं, इसलिए मेरी बात मानो तो तुम दोनों शादी कर लो। कल्पना के कहने पर राज और नेहा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब देखते ही देखते शादी को 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद कल्पना को अपनी बहू के गर्भवती होने का पता चलता है। बहू ये तू कह रही है? सच में तू गर्भवती है? भगवान तूने ना मेरी सुन ली। शिव जी अगर मेरा पोता हुआ ना तो मैं नाग पंचमी वाले दिन अपने हाथों से आपको दूध पिलाऊंगी। माँ जी, मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। शाम को आप बाजार जाओगी तो मेरे लिए इमली लेते आना। हाँ बहू, क्यों नहीं। आखिर तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मैं तो सब कुछ करूंगी। जब कल्पना को पता चलता है कि वो दादी बनने वाली है तो मानो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब समय तेजी से बढ़ता जाता है और देखते ही देखते नेहा का 8वां महीना लग जाता है। बहू, अब तेरा 8वां महीना लग चुका है। अब तुझे कुछ सावधानी बरतनी होगी। माँ जी, मैं कुछ सावधानियां तो तब करूंगी ना जब आप मुझे कुछ करने दोगी। आप तो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर मानती हैं। इस तरह से दोनों सास बहू एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। अब कुछ ही दिनों में नेहा को डिलीवरी पेन होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वो एक सांप को जन्म देती है। अब जैसे ही ये खबर हॉस्पिटल में फैलती है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल में कैसी अफवाह फैली हुई है? मेरी बहू ने एक सांप को जन्म दिया है क्या? आपने बिल्कुल सही खबर सुनी है। अगर यकीन नहीं हो तो आप अपनी बहू और अपने बहू के बच्चे को खुद देख सकती हैं। कल्पना और राज को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो दोनों देखने के लिए नेहा के पास जाते हैं जहां वो देखते हैं कि नेहा के बगल में सांप है। सांप को देखकर वो लोग डर जाते हैं और नेहा रोती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, ये सब क्या हो गया। मैंने एक सांप को जन्म दिया, भला मैं एक सांप को कैसे जन्म दे सकती हूँ? माँ, तुम रोती क्यों हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दादी माँ ने ही शिवजी से कहा था कि वो नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाएंगे, पर नाग पंचमी आकर चली गई। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए भगवान ने मुझे सांप का रूप दे दिया है। अगर दादी अपना वादा पूरा कर दें तो मैं इंसान में तब्दील हो जाऊंगा। अब कल्पना को समझ आ चुका था कि उससे क्या गलती हुई थी। अब जैसे ही अगले साल नाग पंचमी आती है
कल्पना पूरे विधि विधान के साथ मंदिर जाकर नागों को दूध पिलाती है और दूध पिलाकर जब घर आती है तो वो देखती है कि सांप एक बच्चे में बदल चुका है। माँ जी ये देखिए, आपका पोता मेरा बच्चा। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई थी और इस भूल की सजा ना तुझे भुगतनी पड़ी। मुझे खुशी इस बात की है कि समय रहते हमें पता चल गया कि मैंने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरी कर दी है और अब हमारा बच्चा हमारे पास है, वो भी एक इंसान के रूप में। अब कल्पना अपने पोते को देखकर बहुत खुश होती है और दोनों सास बहू उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। चूचू चिड़िया की कहानी। कालू कुआ एक बहुत अच्छा पक्षी था, पर उसकी कुंडली में 3 शादी लिखी थी। लेकिन कालू कुआ ऐसा कभी नहीं चाहता था। वह हमेशा से अपनी एक ही बीवी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। ऐसे ही उसकी पहली मुलाकात चिंकी चिड़िया से होती है। चिंकी चिड़िया को देखते ही कालू कुआ को उससे प्यार हो जाता है और उसे अपना दिल दे बैठता है। समय यूं ही गुजरता है और आखिरकार एक दिन कालू कुआ चिंकी चिड़िया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। चिंकी, हम पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे उतना पसंद करती हो कि जितना मैं। अच्छा, तो तुम सब जानते हो, तो तुम ये भी जानते होंगे कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। हाँ, जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे इस पार्क में मिलने आया हूँ जहाँ हमारी मुलाकात पहली बार हुई थी। चिंकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को खुशियों से भरोगी? सच में कालू, तुम तो सब जानते हो। कालू चिंकी चिड़िया को शादी के लिए प्रपोज तो कर देता है, पर जब वे घर आता है तो वे देखता है कि कुछ मेहमान उसके घर आए हुए हैं। कालू कुआ घर आए मेहमानों को देखकर शांत हो जाता है और मेहमान के जाने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब कौन थे? अरे मेरे प्यारे लाल, ये लड़की वाले थे, तुझे देखने आए थे। मैंने तुझे कहा था ना आज घर पर रुकना, तू तो पंख फैलाकर उड़ गया। फिर भी लड़की वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी है। जब अगले ही महीने तेरी शादी रिंकी चिड़िया से हो जाएगी तो एक बार तो रिंकी चिड़िया को देखना। उसकी सुंदरता देखकर तू उसके रूप का दीवाना हो जाएगा। पर माँ, एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। कालू, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी जिंदगी के फैसले ले सकती हूँ। अब तेरी शादी किससे होगी और किससे नहीं, ये मैं तुझसे नहीं पूछूंगी। तू वही करेगा जो मैं चाहूंगी, और अगर तूने इस शादी के लिए मना किया तो अपनी माँ का तू मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ, तुम तो बेकार ही नाराज हो रही हो। मुझे बता देती तो मैं घर जल्दी आ जाता। मैं तो बस इतना ही कह रहा था। अब शांत हो जाओ, वरना तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा और तुम्हारी धमकी सच हो जाएगी। कालू को अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी माँ को सच नहीं बताता और इस शादी के लिए हाँ कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर चिंकी चिड़िया भी शादी की सारी तैयारियां कर लेती है। कालू कुआ चिंकी चिड़िया को भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वे रिंकी चिड़िया से शादी करने के बाद चिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अलग घर में रखता है। कालू, मेरी जब से शादी हुई है मैं इसी घर में हूँ। तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगे? आखिर तुम्हारी माँ कब मानेगी? अगर माँ जी नहीं मानी थी तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। चिंकी, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और करवा देते और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैंने कहा था ना, थोड़ा समय दो, माँ भी मान जाएगी। कालू कुआ कभी भी चिंकी चिड़िया को सच नहीं बता पाता कि उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी शादी रिंकी चिड़िया से करवा दी। पर बेचारा कालू कुआ करता भी क्या, वे अपनी दोनों पत्नियों का अच्छे से ख्याल रखता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन कालू कुआ की गाड़ी से पिंकी चिड़िया का एक्सीडेंट हो जाता है। कालू कुआ उसकी जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाता है, पर पिंकी चिड़िया का नशेड़ी बाप कालू कुए के पीछे पड़ जाता है। बदतमीज पक्षी, तूने मेरी बेटी का एक्सीडेंट कर दिया। उसके दोनों पंख टूट चुके हैं, अब वह कभी उड़ नहीं सकती। अब बताओ उससे शादी कौन करेगा? पर उड़ने की क्या जरूरत है? अब हम पक्षियों ने भी गाड़ी ले ली है, आपकी बेटी गाड़ी भी तो चला सकती है। नालायक पक्षी, गाड़ी चलाने के लिए तो पंख होने चाहिए ना। तूने तो उसके पंख तोड़ दिए। अब तुझे मेरी बेटी से शादी करनी होगी। तूने उसकी जिंदगी खराब कर दी है, अब तू ही उसकी जिंदगी संवारेगा।
अगर तूने मेरी बेटी से शादी नहीं करी तो मैं तुझे सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। चिट्टा अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती कालू कुएं से करवा देता है बिना उसकी बात सुने। बेचारा कालू कौआ एक और शादी में फंस जाता है। ना चाहते हुए भी कालू कौआ की 3 शादी हो जाती है और वे अपनी 3 बीवियों की जिम्मेदारी उठाता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन कबूतरी को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने 2 और शादी कर रखी है। बेशरम बेहया, हमारी 7 पीढ़ियों ने किसी ने 2 शादी नहीं की और तूने 3 शादी कर ली। अगर रिंकी को पता चल गया तो वे बेचारी जीते जी मर जाएगी। पर माँ, मैं तो एक ही शादी करना चाहता था। मेरी कुंडली में ही दोष है 3 शादी का, इसलिए मेरी 3 शादी हो गई है। एक बार आप मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगर आप इसी तरह चिल्लाती रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कालू को अपनी माँ को शांत करने की काफी कोशिश करता है पर कबूतरी का बीपी इतना बढ़ जाता है कि वहीं पर वो अपना दम तोड़ देती है। कालू को अपनी माँ को नहीं बचा। समय यूं ही बीतता है और एक दिन कालू कौए की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और जब वह हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाता है तो कालू कौए को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास कुछ ही समय बचा है। माँ देखो, तुम्हें बीपी की बीमारी थी और मुझे ब्रेन ट्यूमर है। अब मैं एक बीमार पति अपनी 3 बीवियों का खर्चा कैसे उठाऊंगा? और अगर उन तीनों को पता चल गया कि मैंने 3 शादियां की है तो वह तीनों अपने बीमार पति को छोड़कर चली जाएंगी। माँ, लगता है मेरा भी तुम्हारे पास आने का समय हो रहा है। कालू को अपनी बीमारी अपनी तीनों बीवी से छुपाने की कोशिश करता है पर उसकी ये बीमारी ज्यादा दिन तक नहीं छुप पाती। ऐसे ही एक दिन कालू कुआ चिंकी चिड़िया के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उसे अचानक से चक्कर आते हैं और वे बेहोश हो जाता है। चिंकी चिड़िया जब कालू कुएं को हॉस्पिटल ले जाती है तो चिंकी चिड़िया को पता चलता है कि उसका पति बीमार है। कालू, तुम बीमार हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं, आखिर क्यों? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? चिंकी, तुम मेरी पत्नी ही नहीं मेरा प्यार भी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था। अगर तुम्हें सच्चाई बता देता तो तुम मुझसे पहले ही मर जाती और मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें अपनी माँ की तरह मरते हुए नहीं देख सकता। मेरे पास अब कम ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए अपने इस बीमार पति को खुश रखने की कोशिश करो। कालू कौआ चिंकी चिड़िया को तो समझा लेता है पर समय के साथ कालू कौआ की बीमारी के बारे में उसकी दोनों बीवियां रिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया को भी पता चल जाता है। कालू जी, आपको इतनी बड़ी बीमारी है? आप बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं, फिर भी इतना काम करते हैं। आपने क्यों नहीं बताया कि आप इतने बीमार हैं? क्या बताता कि मैं मरने वाला हूँ? मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या फर्क पड़ता, बता भी देता। मरना तो मुझे फिर भी है। माँ की बहुत याद आ रही है। अब मेरा समय हो रहा है माँ के पास जाने का। बीमार कालू को अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताता और ना ही अपनी सच्चाई किसी को पता चलने देता है। पर कालू कौआ के मरने के बाद जब उसकी प्रॉपर्टी उसकी तीनों बीवियों के नाम बराबर हिस्सों में बढ़ती है तो मरने के बाद कालू कौआ का ये राज भी खुल जाता है। पर ये राज खुलने के बाद भी उसकी तीनों बीवियां उससे नफरत नहीं करती क्योंकि उन तीनों बीवियों को समझ आता है कि किन हालातों में कालू कौए ने 3 शादियां की थी।